of x to 7 and x to 8 in these are equal then find n। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों अपने क्या है फॉर्मूला टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर बराबर है। व्हाट इज एन? एन तो पता ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने रख दिया इसको। अब फॉर्मूला लिखो, मुझे क्या चाहिए एन सी आर ए कितना है 2 एन माइनस आर बी कितना है मेरे पास x/3 रेज टू आर। आपने यहाँ पे रखा, आपने तैयार किया, इसमें n और r पता नहीं, बाकी जो मालूम मुझे a b जो मालूम मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब मेरे पास ये tr प्लस 1 आ गया बच्चों, ये तैयार है। अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7। तो पहला नीट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7। तो क्या करो बच्चों, तो ये x जो 7 है तो आप r की जगह पे 7 रख दो, r की जगह पे 7 रखो। लेकिन ध्यान देना आपका ना एक x होना चाहिए। 2x है तो उसको एक x में कन्वर्ट करो, ये मैंने सिखाया। 2x है तो उसको एक x में कन्वर्ट करो। बेटे यहाँ पे तो बेटर है कि हमारे पास एक ही x है, तो डायरेक्ट x की जगह पे क्या रख देना है आपको 7 रख देना है। तो 7 रखने के बाद कुछ क्या जाएगा ये nc7 2 रेज़ टू n माइनस 7 और x रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 7 यही आएगा ना भाई। x रेज़ टू r अपॉन 3 रेज़ टू r क्या होता है x रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 7 आया कि नहीं आया। चलिए मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7 क्या मुझे मिला nc7 2 रेज़ टू n माइनस 7 अपॉन 3 रेज़ टू 7 ये मिला ना मुझे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7 पक्का। अब मुझे दूसरी थिंग क्या करनी बच्चों, दूसरा क्या है नीट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 8। तो इसी के अंदर मुझे क्या रखना है बच्चों 8 रखना है। nc8 n 2 रेज़ टू n माइनस 8 x रेज़ टू 3 रेज़ टू 8 रख दिया मैंने यहाँ पे। तो nc8 2 रेज़ टू n माइनस 8 x रेज़ टू 8 अपॉन 3 रेज़ टू 8 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 8 मुझे क्या मिला nc8 2 रेज़ टू n माइनस 8 अपॉन 3 रेज़ टू 8 मिला। ये मिला ना। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि उसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट आपस में क्या है इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। थर्ड पार्ट इक्वल, तो जो इक्वल है तो क्या लिखेंगे nc7 2 रेज़ टू n माइनस 7 अपॉन 3 रेज़ टू 7 n रेज़ 3 रेज़ टू 8 2 रेज़ टू n माइनस 8 अपॉन 3 रेज़ टू 8। अब इसमें थोड़ा सा कैंसिलेशन होगा, ध्यान दीजिए। आप ना इसको फॉर्मूले को लिखो यहाँ पर, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल, ये NCR ये वाला, और ये 2 रेज़ टू n माइनस 7 है 3 रेज़ टू 7 है। इसको लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू n माइनस 8 अपॉन 3 रेज़ टू 8। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन करने के से पहले आपको देखिए क्या कैंसिलेशन होगा, ये बंदा गया, ये 3 रेज़ टू 8 है, ये पूरा चला गया बच्चों, ये 1 बचा। और कौन सा कैंसिलेशन हो सकता है, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा बच्चों, और ये इंटू 2 रेज़ टू माइनस 7। अब जो बच गया वो सब लिखना है मुझे 2 रेज़ टू n माइनस 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल ये बचा यहाँ पर इंटू 8 फैक्टोरियल ऊपर गया n माइनस 8 फैक्टोरियल गया, और बच्चों ये 3 भी ऊपर गया और 2 रेज़ टू n माइनस 8 नीचे आया, और यहाँ पे मुझे 1 बचा। आप समझे, सबको मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताओ इंडाइसिस, अब देखो ये जो यहाँ पे ये n माइनस 8 है, ये 8 फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल, तो 8 और 7 में कैंसिलेशन होगा, और ये n माइनस 8 है ये n माइनस 7 है, तो मुझे बताओ 2 रेज़ टू n माइनस 7 अपॉन 2 रेज़ टू n माइनस 8 क्या बनेगा 2 रेज़ टू n माइनस 7 माइनस प्लस 8 ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाए तो 2 बचेगा नहीं बचेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे ना, ये दोनों मिलकर। इन दोनों की जगह बच्चों क्या आया 2 आया ना, 2 लिखा मैंने। 8 फैक्टोरियल को बाहर निकाला तो बच्चा 7 फैक्टोरियल, और n माइनस 8 अपनी जगह पे है इंटू 3 अपॉन 7 फैक्टोरियल, n माइनस 7 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा n माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बचा। अभी परफेक्ट है। तो अब इसमें कैंसिलेशन करोगे तो आप लोग का ये कैंसिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा कितना 16 48 अपॉन n माइनस 7 बराबर 1
48 इक्वल टू n माइनस 7, तो n बराबर 55, बराबर है। एंगल और ट्रायंगल आर इन एपी, तो आप लोगों ने एंगल एंड ट्रायंगल आर इन एपी का मतलब समझते हो। आपका कोई भी ट्रायंगल है ना, वो उसके जो एंगल है वो किस फॉर्म में बच्चों, एपी फॉर्म में। तो आपको मालूम है 3 नंबर को एपी फॉर्म में लिखने का तरीका बचपन से इनको सिखाया गया, a माइनस डी, ए प्लस डी। कोई भी 3 नंबर को अगर एपी फॉर्म में लिखना है तो बचपन से इनको क्या सिखाया गया, a माइनस डी, ए और a प्लस डी सिखाया गया। इसमें से लिस्ट किसको बोलेंगे, ये लिस्ट है ना, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो सामने वाले ने खुद कह रखा है कि द लिस्ट एंगल इज 30, मतलब जो a माइनस डी कितना दिया उसने सामने से 30 दे रखा है। आपको ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियल फॉर्म में चाहिए, मतलब आपको ये एंगल किस फॉर्म में चाहिए, रेडियल फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 180 मिलेगा। सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। उसमें से d और d कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू कितना है, 180 है। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 आ गया कि नहीं आ गया, a अपना 60 आ गया। तो जब a अपना 60 आ गया बच्चों, तो 60 आने के बाद आप यहाँ पे a माइनस डी की जगह पे 60 रखोगे। a माइनस डी कितना दिया है हमको, सामने से उसने 30 दिया है, इट इज गिवन। उसने बोला ना लिस्ट एंगल इज 30, तो लिस्ट एंगल कौन है, a माइनस डी। तो ये मेरे पास कितना है 30, तो यहाँ पे a माइनस डी, तो यहाँ 60 डालें, 60 माइनस डी इक्वल टू व्हाट बचे 30, तो d बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो थर्ड फॉर्म अब मेरे पास क्या हो गया, a भी आ गया, मेरे पास d भी आ गया। तो ये पहला नंबर तो 30 है ही, c मेरा 60 हो गया, तो बचा कौन बच्चों, 90 बचा ना। मुझे जरूरत ही नहीं है ये सब निकालने की। अरे भाई मेरे पास a माइनस डी कितना है, 30 है, a मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल तो 90 हो गए, तीसरा अपने आप 90 होगा ही होगा। और इसका रेडियल फॉर्म निकालो, 90 का रेडियल फॉर्म निकालने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियल फॉर्म के लिए। तो इसको कैंसिल करो तो पाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है आपको असेशंस और रिजल्ट्स, ऐसे दो चीज दी गई, आपको इसमें समझाना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, या दोनों राइट है कि दोनों रॉन्ग है, ऐसा आपको बताना है। सबसे पहले इसको लिमिट को सॉल्व करो। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1 equal to 4। आपको बचपन से सिखाया बच्चों मैंने, 11th में एक चीज बताई जो 12th में भी रिपीट करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये याद कर लो आप। और 1 प्लस कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एकदम से याद ही कर लो ये बात, ये यहाँ पे नहीं, जहां पे भी जाओगे 12th में भी अगर आपको कहीं पे भी ये मिला तो उसकी जगह पे आपको ये रिप्लेसमेंट करना ही होता है, करना ही है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो तो ऊपर और नीचे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। चलो इसमें बोला है कि इसका आंसर 4 है, तो चेक करते क्या है, इसका आंसर 4 है। तो 1 माइनस कॉस को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, दोनों में माइनस माइनस कॉमन ले लिया और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे क्या दिखने लगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू साइन x, और ये आएगा sin x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2। हमने बचपन में पढ़ा है, तुमको लिमिट सिखाया मैंने। लिमिट में बच्चों आपके पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। सेम एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं, चलो मैंने इसको x दे दिया, यहाँ पे भी x दे दिया, ये भी x दे दिया, ये भी x दे दिया। न्यूमरेटर वाले को भी x दिया, डिनोमिनेटर वाले को भी x दिया, तो बैलेंस बना रहा, बैलेंस में कोई तकलीफ हुई नहीं। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में बच्चों इसका जरूरत है x बाई 2 की, तो यहाँ पे मैंने 2 दिया और 2 ले लिया, समझे आप, यहाँ पे मैंने 2 दिया 2 ले लिया, पक्का हो गया अभी। क्योंकि बैलेंस करना है मुझको साइन एंगल, सेम एंगल, अगर जब सेम एंगल होगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये कहानी की वजह से अब क्या होगा, ये पूरा बंदा देगा 1, ये देगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1। अब आपको दिखने में कैसे दिखेगा, ये 1 अपॉन 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4। तो हमारा बच्चों ये राइट आंसर निकला, ठीक है। और ये tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये तो फॉर्मूला ही है ना, रीजन तो यही है, फॉर्मूला यही है, तो ये भी राइट निकला। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट है। तो हमारे हिसाब से बच्चों क्या ट्रू होना चाहिए, बोथ। चलिए
ये ऑप्शन हमारे लिए राइट, बोथ आर राइट। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये तो हुआ, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बरोबर है, दोनों ट्रू है ना। लेकिन ये जो रीजन ने यहाँ पे लिखा है, रीजन का यूज मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने कहीं पे भी रीजन का यूज किया क्या, यहाँ पर नहीं किया ना। तो मैं लिखूंगा क्या, ए एंड बी बोथ, ये दोनों तो ट्रू है ही, ये दोनों ट्रू है, बट बी मैं ऐसा बोलूंगा, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसोसिएशन। मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई जो आपने लिखा है ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 तो मैं बोल सकता हाँ कि आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर एसेशन के लिए, क्योंकि मैंने एसेशन में तुम्हारा ये रीजन का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे tan x अपॉन x का कहीं पे यूज किया है मैंने, नहीं किया है। तो इसका मतलब कि आपका दोनों तो ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसेशन। ठीक है, चलो तो बी ऑप्शन होगा। चलो देखिए, आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच द ग्रेडियंट इज 3/2 एंड c इक्वल टू -3। जो उसने ग्रेडियंट बोला है ना, ग्रेडियंट का वर्ड मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप। आपको पता है इक्वेशन लाइन में mx प्लस c का बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि यहाँ पे c दिया गया है -3 और m भी दिया है 3/2, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3/2 x -3। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y 3x और 6। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सॉरी एक्चुअली क्वेश्चन में 5 दिया है यहाँ पर, 5 तो ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5y इक्वल टू 3x माइनस 15, तो 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तुम्हारा राइट आंसर। आपके पास कितने हैं, 6 डायस है, तो 6 डायस है और 6 डायस को अगर मैंने रोल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 डायस को रोल्ड किया, आपके जो अपर फेस है आउटकम कितना मिलेगा, सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6:6। ये आपको मालूम है 6:6 इज वेरी बड़ा नंबर होता है। इतने सारे आउटकम बनेंगे, उस आउटकम में मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए द नंबर 4 एटलीस्ट वंस। नंबर 4 एटलीस्ट वंस मतलब 4 कम से कम एक बार चाहिए। 4 कितनी बार चाहिए, एटलीस्ट वंस। बच्चों ये एटलीस्ट वन का मतलब समझते हो क्या, एटलीस्ट वन बहुत अच्छा काम करता है। 4 मुझे कम से कम एक बार चाहिए, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाल दूं, 1 - 4 नहीं चाहिए। आपको 4 कम से कम एक बार चाहिए, ये सिर्फ कम से कम एक बार के लिए है, एटलीस्ट 2 के लिए नहीं बोलूंगा मैं, एटलीस्ट 3 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार चाहिए, तो कम से कम एक बार चाहिए, तो इसका मतलब क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये सब छोड़ो, आओ 4 आने की प्रोबेबिलिटी डैश में कितनी होती है, 1/6। अगर एक डैश मैंने रोल किया, उस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 होगी। तो मैंने डायस रोल्ड कर दिया, मैंने डायस रोल्ड करने के बाद चलो भाई इस पे 4 नहीं आया, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 होगा ना। इस पे भी 4 नहीं आया, 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 आ गया। मुझे हर डायस पे 4 नहीं आया, 4 नहीं दिख रहा है, तो सारे डायस की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी 5/6 5/6 5/6 5/6। और मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम 4, तो 1 माइनस, आपको नन 4 चाहिए, मुझे 4 चाहिए नहीं, तो 4 नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल चुके हो ना। तो बच्चों 5/6 लिखा हुआ है कि नहीं है पूरा ये, तो आपको आंसर क्या मिल गया, 1 - 5/6 मिला कि नहीं मिला। अभी देखो बच्चों, मैं इसमें एक और चीज खेलता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 4 कॉइन फेंके, क्या कॉइन फेंके आपने, 4 कॉइन फेंके, उसमें एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 बार हेड चाहिए। तो वापस देखो यहाँ पर आपने क्या, ये क्वेश्चन ओवर हो गया, इसका आंसर ये है, आपने कितनी बार कॉइन फेंके, 4 बार कॉइन फेंके। ये सीख लो पहले अच्छे से, 4 बार कॉइन फेंके मुझे, अब 4 बार कॉइन फेंका तो रिजल्ट क्या बनेगा मुझे बताओ, आउटकम कितने बनेंगे, 2:4 ना, इसके 2:4 होते कि नहीं होते, ये आउटकम बनेंगे। उस आउटकम में मुझे कौन सा आउटकम चाहिए, जिसपे कम से कम एटलीस्ट
या एग्जैक्टली व्हाट, दोनों अलग अलग है। मैंने बोला कि एग्जैक्टली टू हेड, तो एग्जैक्टली टू हेड की फोटो क्या दिखा दो, मैंने दिखा दी ऐसे ऐसे, एग्जैक्टली टू हेड की फोटो दिखा दी। दिखाने के बाद अब जरा देखो इस पॉइंट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/2 होगी। हर पॉइंट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, और इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, और इसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। मैंने लिख दिया ये सब कुछ, फिर इसको इंटू कर दो। अब मुझे बताओ इस फोटो में, ये जो फोटो तुम देख रहे हो, इसमें एक्स कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। टी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। अगर इसको मैं टोटल अरेंजमेंट करूं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकता क्या? यहाँ पे कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 लोग बैठे ना। 4 लोगों को ये चारों में कैसे अरेंज कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एच और टी रिपीटेड 2 टाइम्स है। तो ये इसका सोल्यूशन है। सपोज करो तुमने, मैंने कहा कि अब तुम लोग ने 6 बार पॉइंट फेंको, 6 बार पॉइंट फेंको, तो 1 2 3 4 5 6 बार पॉइंट फेंका। 6 बार पॉइंट फेंकने के बाद बच्चों आपका आउटकम कितना बनेगा, 2:6 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2:6 बनेगा ना। 2:6 आउटकम हमारे बनेंगे। उस 2:6 में से मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। कितना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड की फोटो बना दो ना, बना दिया। अब मुझे करना क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, बरोबर बच्चों, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ ये कितने लोग हैं, क्या फोटो दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। मैं इसको कितनी बार डिवाइड कर दिया भैया, 5 फैक्टोरियल से। आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको भी अरेंज कर रहा हूं। पहले पॉइंट पे हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, फिर ये फोटो दिखा रहा हूं, फोटो को भी अरेंज कर दिया। अब ये इसको कैलकुलेट कर दो, आपको आ जाएगा आंसर। सिंपल है ना। तो आपको बच्चों ऐसे ही करना है। अगर किसी ने बोला कि एटलीस्ट तो 5 हेड, इसमें एटलीस्ट 5 हेड अगर किसी ने बोला तो कैसे लिखोगे आंसर, बताओ। एटलीस्ट 5 हेड, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 5 हेड, कम से कम 5 हेड चाहिए। तो बच्चों 5 हेड तो मैंने दिखाई रखे हैं, और एक और आंसर आएगा 6 हेड वाला भी आएगा ना। तो 5 वाला आंसर तो मैंने लिख ही दिया था, 1 2 3 4 5 6, 1/2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हो गया। ये इसका फोटो हो गया। एटलीस्ट 5 हेड का मतलब हो गया कि 5 हेड भी चाहिए और 6 हेड भी चाहिए ना। तो 6 हेड वाली की फोटो बना दो, एच 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 एच। अब बताओ इसका क्या होगा, इसका भी होगा 2:6 होगा कि नहीं होगा। और इसकी फोटो देखो तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब ये दोनों आंसर को क्या करके ऐड कर दो, ऐड करने के बाद तुम्हारा एटलीस्ट 5 हेड आ जाए। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ डाटा ना, स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए फॉर्मूला है, ये सिंगल है ना। स्टैंडर्ड वेरिएशन के फॉर्मूला में अंडर रूट समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वी हैव दिस फॉर्मूला। तो आपको करना है क्या है, ये पहले सबको ऐसे लिख देना, x को ये पूरा ऐसे 25 50 45 30 70 42 36 48 34 और ये हो गया 60। फिर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है और मीन निकालने का हो तो समझेगा, इसका टोटल मार दो तो जरा, इसका टोटल बताओ ना क्या है, 440 आएगा। 440 डिवाइड बाय एक्स अपॉन 10, एंट्री 10 है तो कितना है, 44 है। तो जो इसका पूरा आंसर क्या है, 440 है। 440 है, 440 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, x बार मिला। समेशन एक्स स्क्वायर, इस सब का आंसर क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर 11200 11200, इसका पूरा स्क्वायर करके ऐड करोगे 11200। तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू 11200 अपॉन 10 करोगे, कट करोगे क्या आएगा, 1120 आएगा। फॉर्मूले में डाल दो, स्टैंडर्ड डिवीजन में डाल दो तो क्या होगा, अंडर रूट 1120 माइनस 44 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो 13.1 आएगा। तो आंसर क्या है, 13.1 है। वेट बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx। पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा dy बाय dx, और ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x।
ठीक है जी। आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आएगा और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/√x। तो जी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वी हैव फॉर्मूले हैं अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इक्वल टू व्हाट n x रेज़ टू n-1 और डेरिवेटिव ऑफ रूट x वी हैव 1/2√x। चलो ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है। रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है। तो इससे मैं थोड़ा बात किया तो इसने बोला कि सर मैं ऐसे बन जाता हूँ, ऐसे बन गया 1/√x। तो हम क्या लिखेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे चेंज किया। अब इसको देखो और इसको देखो, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x रेज़ टू n-1। अब ये कांस्टेंट है तो 1/2√x प्लस -1/2 x रेज़ टू -3/2। आपने x रेज़ टू n का डेरिवेटिव कैसे लिया, ये जब पूरा है ना नंबर, ये पूरा नंबर नीचे उतरता है, इसमें एक माइनस हो जाता है, तो वी हैव dy/dx दिस वन, वी हैव dy/dx। अब क्या करना है, आपको उसने पूछा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू 1। x1 पे dy/dx की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी x है वहां पे 1 रख दो, 1/2 प्लस -1/2 x 1/2 -3/2। बच्चों ये तो होता है 1, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भाई सब चलेगा। अपने पास क्या बचा, +1 -1 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जहां पे भी x है वहां पे 1 रख दो, तो √1 क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1/2 और -½ बिकम 0। ठीक है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो एसेशन क्या लिखा हुआ है, इफ दिस एंड दिस इक्वल टू 3,2 देन x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। आपको पता है वो क्या करना है, इसमें इक्वल करना है बच्चों, x + 1 और y - 2 इक्वल टू 3,1 का मतलब होता है ये इसके इक्वल होता है, x + 1 = 3, x का वैल्यू हो जाएगा 2, y - 2 = 1 कर दो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो क्या ये 2, हाँ ये राइट है, ट्रू इज द फर्स्ट रीजन, असर्शन राइट है। रीजन क्या दिया है, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। देखो बच्चों ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, 3,2 5,2 7,2 ये ऑर्डर पेयर होते हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। उसने क्या बोला है कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सही बात है, दो ऑर्डर पेयर का इक्वल हो गए, मैं 3,2 को इक्वल टू 3,2 ही लिख सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है। मैं 3,2 को 2,3 के इक्वल नहीं लिख सकता। सही बात है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं 3 का 3 और 2 का 2 आना चाहिए। ये बराबर नहीं, लेकिन ये बराबर है, तो वो यही बोल रहा है टू ऑर्डर पेयर ऑफ आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आपका असर्शन राइट है, आपका रीजन राइट है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। रीजन ने एक्सप्लेनेशन का बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बोथ assertion and reasons are true and reason is correct explanation for assertion। तो ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो हम लोग बचपन में 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म याद करवाए जाते हैं जीपी के, तो इसमें बोला है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी 4 है, तीसरा टर्म 4 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म मतलब ये जो है ये मेन है, फर्स्ट 5 टर्म। तो मैं देखो फर्स्ट 5 टर्म लिखा हुआ a/r², a/r, a/r²। बोलो ये कितने टर्म है, 5। पांचों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पांचों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, 3r² इंटू AR इंटू A इंटू AR इंटू AR²। तो देखो सब कैंसिलेशन हो गए, तो a⁵ आया। अब बच्चों इसमें मिडिल टर्म कौन है, ये मिडिल टर्म है ना, इधर से 2 गया, ये मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म उसने क्या दे रखा है, 4, तो a की वैल्यू क्या है, 4 आ गई ना, a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो 4 यहाँ रख दो, 4⁵, दैट इज योर आंसर, 4⁵। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, y इक्वल टू sin 5 - 4x को हम पहले ऐसे थैले में डाल देंगे, इसको एक जैसा होता है, ये एक जैसा होता है। फिर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ x² क्या होता है, 2x होता है कि नहीं होता है, x² का। मैंने आपको एक चीज बताया है, वेरिएबल रेज्ड टू कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो थैला है ना, थैला इसके अंदर x का टर्म है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म, और ये ऊपर कौन बैठा हुआ है, कांस्टेंट, वेरिएबल रेज्ड टू कांस्टेंट। अगर आपको आ जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, n इंटू x रेज़ टू n - 1, ये लगता है फॉर्मूला हमेशा, वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट।
तो थोड़े टाइम के लिए डेरिवेटिव ने इसको क्या सपोज कर लिया, x, तो dy बाई डी एक्स। अब चलो डेरिवेटिव ने थोड़े टाइम के लिए इसको क्या सपोज कर लिया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो हम 2x कैसे लिखेंगे, 2 साइन 5 माइनस 4x। फिर जिसने डेरिवेटिव ने इस थैले को डेरिवेटिव ने x सपोज किया ना, उस थैले का वापस से डेरिवेटिव निकलेगा। तो 2 फिर डेरिवेटिव किसको जाएगा, डेरिवेटिव जाएगा साइन 5 माइनस 4x। ये पूरे थैले में कौन बैठा है, साइन 5 माइनस 4x, तो डेरिवेटिव वापस उसको जाएगा। फिर ये एज इट इज आया अपनी जगह पे 2 साइन 5 माइनस 4x। चलो डेरिवेटिव में किसको देखा, डेरिवेटिव साइन। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव के लिए ये क्या हो गया, एक्स। डेरिवेटिव को कैसे रीड करेगा, साइन एक्स, क्योंकि मेरे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी को मैच करते रहो। डेरिवेटिव के पास साइन एक्स का फॉर्मूला है, तो डेरिवेटिव ने इसको थोड़े से थैले में डाल दिया। जो थैले में गया उसका वापस से डेरिवेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे थैले में गया ना, तो मैंने उसका वापस से डेरिवेटिव ले लिया। फिर उसका साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 5 minus 4x, and again you took the derivative of this थैला 5 minus 4x का, तो 5 minus 4x। बच्चों ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, एक देखा जाए तो फॉर्मूला है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा sin 2 5 minus 4x, लिख सकता हूं इसे। और यहाँ पे 5, अब देखो ये थैले में कौन बैठा हुआ, 5। 5 इज कांस्टेंट, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और यहाँ आगे क्या आएगा, माइनस 4x। 4 किसके साथ है, x के साथ है, इसलिए 4 का डेरिवेटिव नहीं होगा। और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, तो ये बंदा देगा -4। अच्छा आपने कितने कॉइन फेंके, 3 कॉइन फेंके, 3 चेहरे बना लो। उसमें क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए ना, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। तो ये एक चेहरा आएगा, एक ये चेहरा है, और एक चेहरा ये होगा। ये 2 आंसर हो सकते हैं। इसका बहुत इजी वे है, पूरा सैंपल स्पेस बना के भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सीख जाओ आपको। मुझे बताओ 1 2 3, 1/3 फैक्टर 1/2 फैक्टोरियल आएगा ना। अरे भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, इसकी हाफ होगी, इनटू ये फोटो जो दिख रही है तुम्हें, ये बच्चों 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है ना। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसका भी आएगा 1/3। अब यहाँ पे जो फोटो दिख रही है वो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल है। तो ये सॉल्व करने में मुझे कितना आया आपके पास, 3/8 आया। और ये सॉल्व करने में मुझे कितना 1/8 आया। दोनों को ऐड कर दो तो 4/8 इक्वल टू 1/2। ये दोनों को ऐड करो भाई, 1/2 इज आंसर। जीपी में है, जीपी में जो एसएन क्या होता है, ये जीपी में है ना, 2 6 18, ये सबको ऐड करना है और किसके इक्वल रखना है। मतलब ये हो रहा है, ये सीरीज में 2 + 6 + 18 प्लस ऐसे करते करते मैं कितने टर्म को ऐड करूं कि मेरे को 728 मिल जाए। तो भाई मेरे पास तो फॉर्मूला है, ए कौन है इसमें, 2 है, आर कौन है, 3 है। तो भाई ये जीपी वाला सम है, इसमें आर क्या 1 से बड़ा है ना, तो एसएन क्या होता है, a × r⁻⁻1/r-1। मुझे कितने एसएन क्या लाना है बच्चों, 728, तो यहाँ पे 728 लिख दो। a कौन है, 2 है, r कौन है, 3 3 हो गया ना, ये 2 कैंसिल हो गया। 728 + 1 = 3n हो गया। ये 729 = 3n हो गया। 729 किसका होता है पावर, 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। 3/6 is 729। तो दिस आपको इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया एबीसी और इसका एरिया निकालना। फॉर्मूला क्या मालूम इसका, 1/2 ऐसे निकालो, 1/2। ये जो बंदा है बच्चों, ये पहला यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है जो तुम लोग है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसा निकाल सकते हो, आपके चैप्टर में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2। अभी x1 x2 x3 कौन है, 0 -2 10, ऑर्डर में आइए, 0 -2 और 10 आपका ऑर्डर में चलिए। जैसे ये 1 2 3, तो y भी 1 2 3 में आएगा, 0 3 7 1 1 1। अब इसको सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1/2 बाहर रखिए। सबसे पहले कैसे लेते हैं हम लोग,
ये जीरो रखते हैं, जीरो, जीरो को यहाँ पे रखो। फिर बच्चों जीरो क्या है, कवर करो, ये होता है R1 R2 R3, ये R1 रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3, C1 कॉलम C2 कॉलम C3 कॉलम। सीख लो, ये 12th में चाहिए मुझे, 12th में मिलेगा ये आपको। तो आपको बच्चों क्या करना है, जीरो कहाँ पे बैठा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको कवर कर दो। आपको 4 नंबर मिलेंगे और 4 नंबर यहाँ लिखो 3 1 7 1। फिर आप दूसरा नंबर सेलेक्ट करो, ये वाला। लेकिन याद रखना, यहाँ पे अल्टरनेट साइन अपनी तरफ से देती है गवर्नमेंट, यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे क्या देगी, माइनस देगी। फिर ये जीरो यहाँ पे आके बैठेगा। फिर वही कहानी वापस रिपीट करनी है। ये कौन से रो में, R1 में और C2 में है। R1 C2 को कवर करो, आपको 4 नंबर दिखेगा और 4 नंबर को डिटरमिनेंट में लिखो -2 10 1 1। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आएगा 1 आएगा, 1 1 कौन से में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, कवर करो इसको, 1 रो फर्स्ट कॉलम। फिर क्या मिला आपको, -2 10 3 और 7। अब सॉल्व करिए, याद रखिएगा A B C D, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, AD माइनस BC। आइए यहाँ पे देखते हैं 1/2। तो सबसे पहले बच्चों, ये बंदा बाहर जीरो बैठा है, तो सबको जीरो कर देगा, ये सबको जीरो कर देगा, बचेगा ये। तो इसका क्या आएगा, -14 -30, आपका माइनस है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच में माइनस डालो। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 14 और ये 13, 13 और 14 कितना हो जाएगा, 1/2 -44। एरिया की बात हो रही है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एरिया क्या होगा, 22 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो ब्रैकेट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ब्रैकेट इसका नाम है। इस ब्रैकेट में क्या कहानी है, अगर कोई 1.2 जाता है तो बाहर 1 बनकर निकलता है, आपको सिखाया गया है। अगर सपोज करो यहाँ में -2 जाएगा तो क्या बन के बाहर निकलेगा, बताओ, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, -2 होगा। याद है कि नहीं याद है, हमने कहा था ना आपको -1 पे खड़े रहना है, तो ये -1.2 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, और ये -2 यहाँ पे, यहाँ पे खड़े होकर किसकी तरफ देखना है, इंफिनिटी की तरफ देखो, इंफिनिटी की तरफ देखो। इंफिनिटी की तरफ देखने के बाद आपको सबसे छोटा इंटीजर कौन मिलेगा, तो -2 मिलेगा। आपने 1.2, आप 1.2 पे खड़े हो गए, 1.2 पे खड़े हो गए, पहले यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद किसकी तरफ देखो, -इंफिनिटी की तरफ देखो। वहां देखने के बाद सबसे पहला और छोटा इंटीजर कौन मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो वो आंसर होगा। आपको जो पॉइंट वाला आंसर बोला उसमें जाके खड़े हो जाने का, किसकी तरफ देखने का, -इंफिनिटी की तरफ देखने का। उस पे देखने के बाद जो सबसे छोटा इंटीजर मिलता है वही आंसर होता है। तो अगर मैंने बोला कि भैया 9.2 का क्या होगा, तो 9 होगा। तो आप 9.2 पे खड़े हो जाओगे, तो 9.2 पे अगर आप खड़े हो गए, 9.2 पे खड़े होने के बाद आप वहां देखोगे, -इंफिनिटी की तरफ देखोगे, तो सबसे पहला इंटीजर कौन दिखेगा, दिखेगा। तो चलो ये तो बात तो समझ में आ गई। अब बच्चों उसके बाद आपको पता है आपका जो साइनेस है ना, उसकी जो औकात है वो -1 और 1 के बीच में, उसकी हैसियत किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में ही है। वो बहुत गरीबी दिन देखा तो -1 का देखेगा वो, और बहुत अमीर हुआ तो 1 पे जाएगा, उससे ज्यादा और उससे कम होने वाला है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये -1 और 1 के बीच में इसमें डाला जाए, -1 0 और 1, अब मैंने यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं यहाँ से खड़े होकर भागूंगा बच्चों, तो यहाँ से भागने के बाद यहाँ पहुंचने तक मुझे कितने इंटीजर मिलेंगे, कितने इंटीजर मिलेंगे, 3, -1 भी 0 और 1। तो मैं कौन सा बच्चों, मेरी जो ट्रेन है वो ट्रेन क्या है, बॉक्स, ये वाली ट्रेन है ना, ये ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई, -1 से स्टार्ट हुई और कहां पे जाके रुकी, 1 पे जाके रुकी। तो कौन से स्टेशन पे रुकेगी, फास्ट ट्रेन है ये, कहीं छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, इंटीजर वाले स्टेशन पे रुकेगी। कहां रुकेगी ये, इसके अंदर साइनेस बैठा हुआ है, कहां रुकेगी ये, -1 पे रुकेगी, 0 पे रुकेगी, 1 पे रुकेगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रेंज। किसका रेंज, इस साइन एक्स का बॉक्स। आप समझिए सर, क्योंकि जो साइन एक्स कहां से कहां तक दौड़ेगा, -1 से लेकर 1 पे दौड़ेगा, और सारे -1 और 1 के बीच में वो क्या क्या देते जाएगा इंटीजर, -1 0 और 1 देगा, बाकी सारे पॉइंट को हटा देगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इन विच द टू एंड्स अपीयर एडजेसेंटली। क्या बात है, ये वर्ड ने तो मेरे को हिला दिया। ये इनडायरेक्टली कहना ही चाहता है कि दो एन को साथ में रखो। आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो इस लेटर से, बनाना के लेटर से आप कितने वर्ड बना सकते हो जिसमें दो एन हमेशा साथ में बैठेंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, इसमें से मैंने एन को अलग कर दिया, ये दो एन को साथ में रखा, और यहाँ पे बी आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। इन दोनों को साथ में बैठाना है, तो मैंने आपको एक डायग्राम बताना, साथ में बैठने का, साथ में नहीं बैठने का। तो सबसे पहले 1 2 3 4 राउंड प्लेस बनाओ, फिर उसके बाद क्रॉस प्लेस बनाओ, दोनों को बैठाना, 2 क्रॉस बनाओ, ऐसे ऐसे। चलो भाई हम रेडी है बैठने के लिए। राउंड प्लेस पे कौन बैठेंगे, बी ए बैठेंगे। कितनी तरीके से बैठ सकते हो लोग, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये बैठ चुके हैं। अब उसके बाद इन दोनों की बारी है ना बैठने की। तो जब ये दोनों बैठने जाएंगे तो इनके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5, दे हैव 5 ऑप्शंस। तो इसको हम 5C1 बोलते हैं ना, वी सेलेक्ट 5 ऑप्शंस आउट ऑफ 1। आपको सॉरी आउट ऑफ 5 वी सेलेक्ट 1 ऑप्शन। तो आपको 5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे बैठने के लिए। फिर जब वो जाएंगे सीट के पास जाएंगे तो वहां पे भी उसके पास 2 ऑप्शन है ना बैठने के लिए। तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। लेकिन मेरे भाई दोनों एन है तो डिवाइड 2 करूंगा कि नहीं करूंगा मैं, 2n को 2n से n को बच्चों कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये दीदी गया, ये गया, ये कितना हो जाएगा 5 4, इसको मैं लिख सकता हूं 4 into 3 and सॉरी 4 into 3 फैक्टोरियल into 5 upon 3 फैक्टोरियल। ये क्या गया तो 20। तो 20 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे नए वर्ड जिसमें डबल एन साथ में बैठेंगे। ओके बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फॉर्मूला है, आप लिखो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ का क्या फॉर्मूला है, NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो भैया आपको क्या है n, अब किसका चाहिए मुझे, हेप्टागोन का। मुझे बताओ हेप्टागोन में कितने वर्टाइसेस होंगे, 7 वर्टाइसेस। जैसे क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल में 4, ट्रायंगल में कितने होते हैं 3, पेंटागन में कितने होंगे 5। वर्टाइसेस की बात करो तो इसके पास कितने वर्टाइसेस हैं, हेप्टागन में 7, तो 7C2। नंबर ऑफ साइड, हेप्टागन में कितने साइड होते हैं, 7 लिखो यहाँ पे। 7 से 2 कितना होगा, 7 into 6 upon 2 into 7। ये 3 हुआ बच्चों 21 माइनस 7 तो आ गया 14। तो इसमें कितने डायगोनल हो गए हेप्टागन में, 14 हो गए। ये फॉर्मूला याद रखो बस। ओके